बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं A+ सीरीज का टेस्ट नंबर 13। टेस्ट नंबर 13 जो है वो बेस करेगा स्टेप स्कीम ऑफ स्टडीज के अकॉर्डिंगली यूनिट नंबर 4, 5 और 6 के कॉन्सेप्ट्स पर। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86 है। The potential energy of a particle executing simple harmonic motion is 2.5 joule when its displacement is half of the amplitude. The total energy of the particle is। तो देखिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर के स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स वहां का डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है। अब कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन क्या है, जो एक्स है वो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है, x0/2 है। अगर मैं ये कंडीशन यहां पर पुट कर दूं तो हमारे पास अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, दैट इज हाफ के, और x की जगह हमने लिख दिया x0/2 और इसका स्क्वायर ले ले। अब रिलेशन क्या हो जाएगा, हाफ के x0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। देखिए मैं 1/4 को बाहर निकाल लूं और ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है 1/2 के x0 स्क्वायर। अब 1/2 के x0 स्क्वायर जरा थोड़ा याद करके आए तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। इसका मतलब है अब पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो चुकी होगी, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय 4 के। बिकॉज ये हमारे पास जो रिलेशन था ना, ये किसको रिप्रेजेंटेशन दे रहा था, टोटल एनर्जी को। दिस मींस दैट टोटल एनर्जी इस वक्त किसके बराबर होगी, द 4 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी के। तो हमारे पास 4 और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज 2.5 थी। 2.5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकलेगा 10 जूल। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी जी, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 87 है जी, व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड मूव्स अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड इज 6/7 टाइम्स द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, गिवन द स्पीड ऑफ अ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ द सोर्स इज। देखें हमारे पास कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन ये है कि जो हमारे पास सोर्स ऑफ अ साउंड है वो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो डॉपलर इफेक्ट की कौन सी इक्वेशन लगेगी, फोर्थ केस वाली। दिस मींस दैट अपेरेंट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ जाएगी, v डिवाइडेड बाय v प्लस यूएस इंटू एफ, वेयर एफ डैश किसको रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को, f किसको रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, रियल फ्रीक्वेंसी को, v इज द स्पीड ऑफ द वेव एंड u इज द स्पीड ऑफ द सोर्स। हमें यही कैलकुलेट करना है, ये कितना होगा। देखिए कंडीशन ऑफ द क्वेश्चंस लगा दें, क्या हो गई थी जी फ्रीक्वेंसी 6/7 ऑफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज लिखा, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगी। अब देखिएगा हमारे पास ये वाला फैक्टर इस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो 6/7 इंटू वी प्लस यूएस डेट इज इक्वल टू द v प्लस यूएस इधर ही रहेगा, ये 6/7 इधर चला गया, तो यहां पर v की वैल्यूज लगाते हैं। v की वैल्यूज क्या थी, गिवन थी 330 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7/6 का फैक्टर आ जाएगा। अगर आप 330 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं तो यहां पर आंसर निकलता है 55। 55 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 5 आर 35, 7 5 आर 35 और 3 बाकी बचे हुए थे उसे ऐड करें तो ये 385 निकल आया। ये 385 किसके बराबर आ रहा है, v प्लस यूएस के। दिस मींस दैट यूएस किसके बराबर आ जाएगा, ये v का फैक्टर इधर आकर हो जाएगा माइनस v की वैल्यूज आपको गिवन 330, तो जब आप 385 से 330 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना बनेगा, 55 मीटर पर सेकेंड। ये किस चीज की स्पीड है, स्पीड ऑफ द सोर्स है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88, द डिस्प्लेसमेंट y इन सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेंटीमीटर में गिवन होगा। प्रोड्यूस बाय अ सिंपल हार्मोनिक वेव इज गिवन बाय, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, द टाइम पीरियड एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम विल रिस्पेक्टिवली। आपने दो चीजें कैलकुलेट करनी है, नंबर 1 इज द टाइम पीरियड एंड नंबर 2 इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। अब देखिएगा हमारे पास एक्सप्रेशन क्या दिया गया, y is equal to the 10 by pi sine 2000 pi t minus pi over 17। अब देखें अगर हम इसे अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, y is equal to the amplitude sine of 2 pi by capital T stands for time period into the instantaneous time plus minus phi। phi हमारे पास इनिशियल फेज होता है और इनिशियल फेज का फैक्टर कांस्टेंट होता है,
तो डेट्स है टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए जब हम इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमें इसे कंपेयर करना पड़ेगा। जब हम इसे कंपेयर करते हैं तो हमारे पास रिलेशन क्या बन रहा है, रिलेशन बनेगा 2 पाई बाय टी इंटू टी इज इक्वल टू द 2000 पाई टी। अब आप यहां से देखिएगा पाई टी का फैक्टर पाई टी से कैंसिल हो गया, दिस मीन्स दैट टाइम पीरियड इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2000 इधर आकर डिवाइड हो गया। जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं ये इससे कैंसिल होगा 1000 से, तो 1 ओवर 1000 का मतलब 10 रेज़ की पावर +3 होता है ना। और जब आप इसे 1 ओवर 1000 को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ना, देखें ये आंसर निकल रहा था ना, तो हमारे पास अब आंसर क्या निकल आएगा 10 रेज़ की पावर -3। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यूज आ गई, टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड तो हमारे पास हो गया कैलकुलेट। अब अपनी ऑप्शंस को देखिएगा, अगर 10 रेज़ की पावर -3 एक ही ऑप्शन होती तो फिर तो हमारा काम आसान हो गया था, हम बगैर सोचे समझे या बगैर अगली कैलकुलेशंस किए अपनी ऑप्शंस को टिक कर जाते। तो अब ऐसा नहीं है, ऑप्शन अल्फा और ऑप्शन चार्ली में टाइम पीरियड 10 रेज़ की पावर -3 सेकंड है। इसका मतलब हुआ कि हमें मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला है v नॉट, जिसे पीक वेलोसिटी बोला जाता है, दैट इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड, आप इसे x नॉट लिख दें, a लिख दें, मल्टीप्लाई बाय द ओमेगा। ओमेगा को कैसे लिखा जाएगा, 2 पाई बाय टी। इसका मतलब है हमें दो चीजें चाहिए, एम्पलीट्यूड भी चाहिए और टाइम पीरियड भी चाहिए। टाइम पीरियड कैलकुलेट कर आए, एम्पलीट्यूड के लिए दोबारा इक्वेशंस को कंपेयर कीजिएगा तो एम्पलीट्यूड की वैल्यूज निकल आएगी 10 बाय पाई। गलती नहीं करनी, ये हमारे पास गिवन था कि ये जो हमारे पास डाटा दिया गया है वो सेंटीमीटर्स में दिया गया, तो ये 10 बाय पाई सेंटीमीटर है। अब आप वैल्यूज सिंपली पुट कर दीजिएगा, एम्पलीट्यूड की जगह 10 बाय पाई इंटू 10 रेज़ की पावर -2 स्टैंड्स फॉर सेंटी। टाइम पीरियड की जगह पर टाइम पीरियड की वैल्यूज लगा दीजिएगा, तो 10 रेज़ की पावर -3। अब देखिएगा हमारे पास ये पाई से तो पाई हो गया कैंसल, 10 और 10 रेज़ की पावर -2 कितने बचे, 10 रेज़ की पावर -1। ये 10 रेज़ की पावर -3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 10 रेज़ की पावर +3, और ये 2 एज इट इज था, तो 2 इंटू 10 रेज़ की पावर -1 + 3। तो अब हमारे पास आंसर कितना निकल रहा है, 2 इंटू 10 रेज़ की पावर +2, दैट इज टेकन एज 200 सेंटीमीटर को ऑलरेडी मीटर में कन्वर्ट कराए थे, तो मीटर पर सेकेंड। दिस मींस दैट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 89 है जी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन ओपन आर्गन पाइप इज 400 हर्ट्ज। When one end of the pipe is closed, the fundamental frequency is, देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर द ओपन पाइप क्या होती है, इसका फॉर्मूला आप सबको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ये v/2l होगी, वेयर v स्पीड ऑफ द वेव है, l क्या है, लेंथ ऑफ द पाइप है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज एंड पाइप क्या होती है, ये v/4l होती है। अब 4 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा जा सकता है। अब जरा यहां पर फोकस कीजिएगा, v/2l का मतलब क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन पाइप, तो इसका मतलब है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज पाइप किसके बराबर आ गई, ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन पाइप है डिवाइडेड बाय 2। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज पाइप कैसे कैलकुलेट हो सकती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन पाइप को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो हमारे पास ये वैल्यूज गिवन थी 400, 2 से डिवाइड कर दें तो आंसर क्या निकल आएगा, डेट इज 200 हर्ट्ज। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गई अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 90 क्वेश्चन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू द लैम्डा एल बाय डी। तो क्लियरली नजर आ रहा है कि फ्रिंज विड्थ वेवलेंथ पर डिपेंड करेगी। फ्रिंज विड्थ एल, एल स्टैंड्स फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, तो इस पर डिपेंड करेगी। फ्रिंज विड्थ डी पर डिपेंड कर रही है, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है स्लिट सेपरेशन, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्लिट्स, इन चीजों पर डिपेंड कर रही है। अब जरा अपनी ऑप्शंस को देखिएगा, हमारे पास पहली ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज, तो इसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ठीक हो गया। बीटा ऑप्शन है डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स, ये भी ठीक हो गया। चार्ली ऑप्शन है वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड बाय द सोर्स, फॉर्मूला में इसकी वैल्यूज भी लिखी हुई है, तो ये भी ठीक हो गया। डेल्टा ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज, तो ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज पर डिपेंड नहीं कर रही होती, तो इसका मतलब है इस वक्त करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 91 है, अ डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज रूल्ड विद
600 लाइंस पर मिलीमीटर, ये लाइंस पर मिलीमीटर की वैल्यूज दे दी गई। When monochromatic light falls normally on the grating, the first order diffracted beam are observed on the far side of the grating, each making an angle of 30 degree. Angle भी given है. With the normal to the grating, what is the frequency of the light? आपने frequency of the light कैलकुलेट करनी है, परेशानी वाली बात नहीं है। हम पहले वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, देन अब कॉमन से फॉर्मूला से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या लगा? वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला होगा d sin थीटा इज इक्वल टू द n लैम्डा। सबसे पहले हम d को कैलकुलेट करते हैं। तो d के लिए आपको पता है d का फॉर्मूला क्या होता है? डेट इज 1 ओवर कैपिटल N, वेयर कैपिटल N का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस जो ग्रिटिंग के ऊपर हमने लिखी हुई है, और ये पर मीटर की वैल्यूज लेते हैं, यूनिट वैल्यूज ले रहे होते हैं। दिस मीन्स दैट ये नंबर ऑफ लाइंस थी हमारे पास 600 लाइंस पर मिलीमीटर। मिली का मतलब क्या होता है? 10 रेज़ की पावर -3। तो इसका मतलब है ये 600 इंटू 10 रेज़ की पावर +3 लाइंस पर मीटर निकलेंगी ना। तो सबसे पहला तो काम ये किया कि हमने n की वैल्यूज लाइंस पर मीटर में कैलकुलेट कर ली, तो ये इसकी वैल्यूज आ गई। अब देखिएगा d की वैल्यूज क्या होगी? 1 बाय कैपिटल N साइन थीटा, और ये n इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये आपके पास लैम्डा का फैक्टर निकल आया। सिंपली बाय पुटिंग द वैल्यूज हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज आ जाएगी। देखिए हमारे पास n की वैल्यूज क्या है? 600 इंटू 10 रेज़ की पावर +3। मैं इसे लिख सकता हूं 6 इंटू 10 रेज़ की पावर +5। बात तो एक ही है, तो मैंने इसकी जगह पर लिख दिया 6 इंटू 10 रेज़ की पावर +5। स्मॉल n ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन को कहते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर था तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया 1। साइन ऑफ 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री था ना, तो साइन ऑफ 30 किसके बराबर होता है? 1/2 के, तो मैंने इसकी जगह पर लिख दिया 1/2। तो अब आंसर क्या निकल आया लैम्डा का? 1/12 इंटू 10 रेज़ की पावर +5, 2 और 6 मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएंगे। अब हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी? सिंपल सा फॉर्मूला है, c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इसका मतलब है f किसके बराबर आ जाएगा? c बाय लैम्डा के। c एक कांस्टेंट वैल्यूज है, आप सबको पता है c की वैल्यूज क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट है ना, 3 इंटू 10 रेज़ की पावर 8। लैम्डा आप कैलकुलेट कराए। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये 12 इंटू 10 रेज़ की पावर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? 3 इंटू 10 रेज़ की पावर 8 से। 12 3s आर 36 हो गए। 10 रेज़ की पावर ये 8 था और ये साथ में जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 + 5। हमारे पास जब 10 रेज़ की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम सिंपल पावर्स को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो अब 8 + 5 कितने होते हैं? 13। तो ये आपके पास इसकी वैल्यूज निकल आई हर्ट्स में। अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो ये 3.6 इंटू 10 रेज़ की पावर 14 हर्ट्ज आंसर निकल आएगा। इसका मतलब है अब हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सी होगी? डेट इज अ डेल्टा 3.4 इंटू 10 रेज़ की पावर 14 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 92 है, अ स्टार इज गोइंग अवे फ्रॉम द अर्थ, एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ विल सी द वेवलेंथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार। अब वेवलेंथ पर फर्क क्या पड़ेगा? ऑप्शन अल्फा है डिक्रीज कर जाएगी, ऑप्शन बीटा है इंक्रीज कर जाएगी, ऑप्शन चार्ली है नेदर डिक्रीजेस नॉर इंक्रीज्ड, ऑप्शन डेल्टा है डिक्रीज और इंक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द स्टार। देखिए कहा क्या गया? अ स्टार इज गोइंग अवे फ्रॉम द अर्थ। स्टार सोर्स ऑफ लाइट है, अर्थ से मूव कर रहा है, तो अर्थ पर खड़ा हुआ हमारे पास जो भी पर्सन इसे ऑब्जर्व कर रहा है तो ये ऑब्जर्वर हो गया। तो सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ द वेव मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और अगर सोर्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा हो तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है, जबकि वेवलेंथ क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी। पूछा वेवलेंथ के बारे में गया था तो वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई? बीटा। क्वेश्चन नंबर 93 है, if the shift of the wavelength of light emitted by a star is towards violet then this shows that star is। तो हमें कहा गया कि जो शिफ्ट ऑफ वेवलेंथ है ना, जो स्टार की लाइट की है, वो किस साइड पर शिफ्ट होती जा रही है? वॉयलेट की साइड पर शिफ्ट होती जा रही है। आपने बताना यह है कि अब स्टार किधर मूव कर रहा होगा। देखिए सिंपल इज डेट, ये हमारे पास जी व्हाइट कलर में जो कलर्स होंगे वो लाइट के गिवन है, जैसे विगॉयर से याद रखते हैं आप अच्छी तरह से। अब देखिएगा जैसे जैसे आप इस साइड पर मूव करेंगे ना, वेवलेंथ क्या कर रही होगी? डिक्रीज कर रही होगी, जबकि फ्रीक्वेंसी क्या कर रही होती है? इंक्रीज कर रही होती है। तो स्पेक्ट्रम किधर शिफ्ट होता जा रहा था? रेड से ऑरेंज, येलो, ब्लू एंड देन वायलेट।
दिस मीन्स दैट फ्रीक्वेंसी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई होगी, वेवलेंथ डिक्रीज कर गई होगी। अगर वेवलेंथ डिक्रीज कर जाए या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाए तो जो सोर्स होता है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई, बीटा, दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 94 है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स देन। सिंपल सा क्वेश्चन है चार्ल्स लॉ का। वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन होता है, शर्त है प्रेशर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। अब देखिएगा हमारे पास बीटा ऑप्शन को, बीटा ऑप्शन है एट कांस्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर मस्ट बी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, तो ऐसा ही होगा। तो दैट्स व्हाई हमारे पास अब करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, बीटा। 95 क्वेश्चन है जी, द रेशियो ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मोनोटोमिक गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू। अब देखिए आपसे कहा क्या गया, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की रेशियो लेनी है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से, और इसी चीज को आप कहते हैं क्या हो, गैमा। तो सिंपल मोनोटोमिक गैस है ना, तो मोनोटोमिक गैस के लिए इसकी वैल्यूज क्या होती है, 1.6। दिस मीन्स दैट आप इसे लिख सकते हो 16/10, और अगर हम 3 से इसे ऑपरेट करें तो 3 5s are 15 एंड 3 3s are 9, तो आंसर क्या निकल रहा है, 5/3 भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, दैट इज द अल्फा। 96 क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 4 सेंटीमीटर एट द मीन पोजीशन, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन पोजीशन पर जो उसकी वेलोसिटी होती है ना, उसे आप मैक्सिमम वेलोसिटी बोलते हो। द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन विद इट्स स्पीड बिकम्स 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल जो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, वो एक्सट्रीम से जब मीन की साइड पर आ रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी हर लम्हे पर बढ़ रही होती है, जबकि वो मीन से टुवर्ड्स एक्सट्रीम जा रहा हो तो वेलोसिटी हर लम्हे पर क्या कर रही होती है, कम हो रही होती है। मीन पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ऑब्वियसली टुवर्ड्स एक्सट्रीम जाते हुए वेलोसिटी कम होते होते एक्सट्रीम पर हो जानी है 0। तो कहा गया जिस लम्हे, जिस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी हो जाए 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वो डिस्टेंस आपने बताना है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज बतानी है। देखिए आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि v इज इक्वल टू द v0 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, और इस फैक्टर पर अंडर रूट भी है, वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v0 इज द वेलोसिटी एट द मीन पॉइंट, x डिस्प्लेसमेंट है, और x नॉट का मतलब क्या है, दैट इज द एम्पलीट्यूड। अब देखिएगा ये कंडीशंस दी गई थी, ये 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है, ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की वैल्यूज दी गई। अब यहां पर अगर हम वैल्यूज लगाएं तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, और ये वैल्यूज हमारे पास गिवन थी 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 रेज़ की पावर क्या हो जाएगा, -2, और -2 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो -4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। ये 10 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। देखिए दैट्स वाई मैंने इधर सेंटीमीटर और इधर सेंटीमीटर की वैल्यूज नहीं लिखी। जब आप इन दोनों चीजों की रेशियो लोगे ना, तो सेंटीमीटर का फैक्टर सेंटीमीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दैट्स वाई ये डिपेंड नहीं कर रहा कि आप यहां पर इसके यूनिट्स की कन्वर्जन भी करें। अब 5/10 को लिखा जा सकता है 1/2, और ये फैक्टर तो एज इट इज रह गया। यहां पर आप एक्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ना, तो एक्स का क्या करेंगे, अब कैलकुलेट करने के लिए आप इस पूरे फैक्टर का स्क्वायर ले लें। अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 16 इंटू 10 रेज़ की पावर -4 के फैक्टर से ये वैल्यूज आ गई। दिस मीन्स दैट ये फैक्टर इधर आकर क्या हो गया प्लस, और ये 1/4 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आपके पास इसकी वैल्यूज निकला है। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड वाला फैक्टर इधर जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है, आप 4 एलसीएम ले लेंगे, दैट से 4 - 1, और ये वाला फैक्टर इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। 4 - 1 किसके बराबर होता है, 3 के। ये 4 4s are 16 हो गए, तो 3 × 4 इंटू 10 रेज़ की पावर -4 वैल्यूज निकल रही है। कैलकुलेट एक्स करना चाह रहे थे तो दोनों साइड पर आप क्या ले ले, स्क्वायर रूट ले ले। अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, एक्स, जबकि इस पूरे फैक्टर पर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। आप देखिए 3 फैक्टर्स हैं ना, तीनों मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। दिस मींस दैट अलग-अलग सब क्वांटिटीज का स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2, 3 एज इट इज आ गया 3 अंडर रूट या स्क्वायर रूट, और 10 रेज़ की पावर -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 10 रेज़ की पावर -2। दिस मींस दैट आंसर क्या निकला है, 2
इंटू 300 और 10⁻⁻² को क्या कहा जा सकता है, सेंटी, तो ये सेंटीमीटर इसके यूनिट्स बन गए। तो हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, चार्ली। 97 क्वेश्चन है जी, इफ वी रिप्लेस द मोनोक्रोमेटिक लाइट विद व्हाइट लाइट इन YDSC देन द colored fringes are observed on the both side of central maxima. Which of the following color will be closest to the central maximum? अब देखें हमारे पास फॉर्मूला क्या है, d sin थीटा इज इक्वल टू द n लैम्डा। दिस मीन्स डेट हमारे पास लैम्डा और थीटा में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। लैम्डा और साइन थीटा में डायरेक्ट रिलेशन है, तो लैम्डा और थीटा में भी डायरेक्ट रिलेशन होगा। जिस कलर की वेवलेंथ स्मॉलेस्ट होगी वहां पर उसका एंगल भी नॉर्मल के साथ क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट बनेगा। स्मॉलेस्ट बनने का मतलब है वो ज्यादा क्लोज हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा के। तो अब आपने इसके अकॉर्डिंगली अपनी ऑप्शंस को डिस्कस करना है। ये हमारे पास कलर स्कीम है जी। अपनी ऑप्शंस देखिएगा, हमारे पास ऑप्शंस दी गई हैं जी, ब्लू, ग्रीन, रेड एंड ऑरेंज। आपने सबसे छोटी वेवलेंथ ढूंढनी है इन चारों ऑप्शन में। जितनी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होगी वो उतनी क्लोज होगी सेंट्रल मैक्सिमा के। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसकी है, ब्लू की। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ब्लू, एंड दैट इज द अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 98, द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ प्लूटो इज। देखिए डिक्लेयर कर दिया गया वो सेकंड पेंडुलम है। अब प्लूटो की सरफेस पर जो प्लूटो का सेकंड पेंडुलम होगा, तो सेकंड पेंडुलम इज सिंपल डेट हमारे पास उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, 2 सेकंड्स ही होना चाहिए। तो इसमें किसी कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है। सेकंड पेंडुलम कहते ही उसे हैं जिसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 सेकंड्स होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, बीटा। 99 क्वेश्चन है जी, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 60 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ओवरटोन इज, कौन सा पाइप दिया गया है, क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसीज हमारे पास किस तरह से लिखी जाती हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है F1 से, देन इसे बेसिक टोन भी कहा जाता है, देन फर्स्ट ओवरटोन लिखी गई 3F1 से, और हमारे पास सेकंड ओवरटोन लिखी गई 5F1 से। आपको पता है क्लोज पाइप के अंदर जो इवन नंबर्स होते हैं वो हमारे पास डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। तो डेट्स व्हाई एक्चुअली करना क्या होगा, हमें जो F1 है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो सेकंड ओवरटोन बन जाएगी। क्या थी जी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 60। 60 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड ओवरटोन की वैल्यूज आ जाएगी, डेट इज 300 हर्ट्ज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, बीटा। 100 क्वेश्चन है जी हमारे पास, द वर्क डन ड्यूरिंग द फॉलोइंग एक्सपेंशन इज। अब देखिएगा जो ग्राफ बना हुआ है वो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान है। हमें अच्छी तरह से पता है जो एरिया ऑफ द पीवी डायग्राम होता है वही वर्क डन होता है। तो आपने सिंपल एरिया कैलकुलेट करना है। देखिएगा अगर आप इसका एक्स एक्सिस के अलोंग एरिया ले लें तो ये एक रेक्टेंगल बनती हुई नजर आ रही है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आप इसकी एक लेंथ को इसकी दूसरी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें। इसकी इस वाली लेंथ की वैल्यूज क्या है 10 और इस लेंथ की वैल्यूज क्या है 20 माइनस 5, तो ये 15। 15 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने होते हैं 150 जूल। आंसर निकल आएगा एंड द करेक्ट ऑप्शन इज द अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 101, द पॉइंट्स ऑन द स्टेशनरी वेव सच दैट दे ऑलवेज ऑसिलेट अबाउट मीन पोजीशन आर कॉल्ड। ऐसे पॉइंट जो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो जो ऑसिलेट कर रहे होते हैं उन पॉइंट्स को कहते क्या है, तो ऑब्वियसली दे आर द एंटीनोड। एंटीनोड पॉइंट हमेशा अपनी मीन पोजीशन के क्या कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है। कभी अपनी इस एक्सट्रीम पर होगा, फिर मीन पर आएगा, फिर इस एक्सट्रीम पर जाएगा। तो इन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, दे आर सेड टू बी द एंटीनोड। तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, बीटा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 102, स्टेशनरी वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 700 हर्ट्ज आर फॉर्म्ड इन अ मीडियम इन विच द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज 350 मीटर पर सेकेंड। The distance between the node and the neighboring antinode is। देखिए सबसे पहले तो वेवलेंथ कैलकुलेट करें। सिंपल सा फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, v बाय एफ के। v की वैल्यूज क्या थी 350 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी 700 हर्ट्ज थी। तो ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा है ये आंसर 1/2 निकल आएगा। आप इसे
0.5 मीटर भी कह सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड द नेबरिंग एंटीनोड। नोड से नेबरिंग एंटीनोड का फासला क्या होगा, दैट इज लैम्डा बाय 4। लैम्डा की वैल्यूज कैलकुलेट हो चुकी 0.5, आप इसे 4 से डिवाइड कर दें तो ये आंसर निकल आएगा। तो अब हमारे पास आंसर किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज ऑब्वियसली 0.12 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, अल्फा। 103 क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर स्टेशनरी वेव्स इन अ क्लोज एंडेड पाइप। लफ्ज क्लोज एंडेड पाइप है। क्लोज एंडेड पाइप में जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है उसमें सिंपल हम क्या कर रहे होते हैं, F1, फिर इवन नंबर नहीं आएगा, ऑड नंबर आएगा 3F1, नेक्स्ट फिर 4 वाला इवन नंबर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 5F1, 7F1 एंड सो ऑन। इसके अकॉर्डिंगली अगर अपनी ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शन नंबर अल्फा हमारे पास दी गई है 150 हर्ट्ज और सेकंड फ्रीक्वेंसी दी गई 300 हर्ट्ज। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 2 करके 300 हर्ट्ज आया, तो डेट्स वाई ये ऑप्शन तो गलत हो गई। बीटा ऑप्शन में 400 हर्ट्ज और 800 हर्ट्ज की ऑप्शन है, तो ये भी यही हुआ। चार्ली ऑप्शन में 100 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज। तो आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 100, उसको पहले 3 से मल्टीप्लाई किया अगला हमारे पास फ्रीक्वेंसी लेने के लिए, देन 5 से मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी लेने के लिए, तो यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, दैट इज अ चार्ली, बिकॉज क्लोज एंडेड पाइप में हमारे पास जो है हार्मोनिक्स निकलती हैं F1, 3F1 एंड द 5F1। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 104, द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन अ स्टेशनरी लिफ्ट इज T if the lift moves upward with an acceleration g/5 the period will be। स्टेशनरी लिफ्ट में अगर एक सिंपल पेंडुलम रखा हुआ है तो उसका टाइम पीरियड T था। अब अगर वो स्टेशनरी लिफ्ट जो है वो अपवर्ड लिफ्ट होना शुरू कर जाए विद एन एक्सेलेरेशन g/5, तो अब टाइम पीरियड क्या होगा। देखिए अपवर्ड लिफ्ट कर रही है तो g की वैल्यूज चेंज हो जाएगी। g प्राइम किसके बराबर निकल आएगा, g प्लस a के। a एक्सेलेरेशन की वैल्यूज क्या थी, g/5, इसका मतलब है g प्राइम किसके बराबर आ जाएगा, g प्लस g/5। 5 एलसीएम निकला तो ये 5g प्लस g हो गया, तो डेट्स है g प्राइम की वैल्यूज आ गई 6/5g। अब t प्राइम क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट l बाय g प्राइम। g प्राइम की वैल्यूज लगा दीजिएगा, यहां से आप देखेंगे 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5/6 अंडर रूट अलहदा कर ले, ये 2 पाई l बाय g अंडर रूट अलहदा हो जाएगा। ये उस हालत में हमारे पास टाइम पीरियड होगा जब लिफ्ट स्टेशनरी थी, इसे हम t कैलकुलेट कराए या t बोल आए, तो डेट्स है हमारे पास t प्राइम की वैल्यूज क्या हो जाएगी, अंडर रूट 5/6 इंटू द टाइम पीरियड। तो इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, दैट इज अ बीटा। 105 क्वेश्चन है जी, अ पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग in simple harmonic motion, which of the following graph correctly shows the variation of its acceleration with respect to the displacement from the center of its path। अगर ऑसिलेट करना शुरू कर देना तो एक्सेलेरेशन का ये एक्सप्रेशन है, a is directly proportional to minus of x। a और x में डायरेक्ट रिलेशन है और डायरेक्ट रिलेशन के ग्राफ स्ट्रेट लाइंस होते हैं, तो डेट से ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। नेगेटिव का साइन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब जो ग्राफ है वो इस तरह से ड्राइन होगा। अब देखेंगे इस क्वाड्रेंट में देखिएगा a पॉजिटिव है तो x क्या होगा, नेगेटिव, और इस क्वाड्रेंट में आ जाए तो अब अगर a नेगेटिव हुआ है तो अब x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेट से इसकी ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन आएगी। तो ग्राफ कौन सा ठीक हो गया जी, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 106, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट इट्स मीन पोजीशन इज मे बी। आपने मीन पोजीशन पर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है, जिसे आप मैक्सिमम वेलोसिटी भी बोल सकते हो। तो वैल्यूज क्या होती है, v0 दैट इज इक्वल टू द x0 ओमेगा। ओमेगा की वैल्यूज डिफरेंट भी हो सकती है ना, जैसे हमने मैस अटैच विद द स्प्रिंग में ओमेगा की वैल्यूज को अंडर रूट k/m कहा हुआ है, तो ये भी हो सकती है। सिंपल पेंडुलम में हमने ओमेगा की वैल्यूज को g/l लिखा हुआ है, तो डेट्स है इसे x0 अंडर रूट g/l भी लिखा जा सकता है। ओमेगा वैसे 2 पाई बाय t के बराबर भी होता है, तो आप इसे x0 2 पाई बाय t भी लिख सकते थे। तो डेट्स है इस वक्त हमारे पास सारी ऑप्शंस ठीक हैं, तो डेल्टा इज ओवर करेक्ट ऑप्शन। 107 क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 227 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। तो हमें
अच्छी तरह से पता है किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के एक्सप्रेशंस को जब हमने कैलकुलेट किया था कि जो किनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। वर्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो जो रेशो बनेगी किनेटिक एनर्जी की वो टेम्परेचर की रेशो के बराबर ही होगी, लेकिन टेम्परेचर कौन सा लेना होगा, केल्विन स्केल का। तो डेट्स 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कीजिएगा इसके साथ, तो ये हो गया 300 डिवाइडेड बाय 227 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसे भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए 273 से ऐड कर देंगे, तो 227 प्लस 273 कितने हो गए जी, ये हमारे पास हो गए 500। ये दो जीरोस तो कैंसिल हो गए, तो रेशो क्या निकल आई 3:5। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई, चार्ली। 108 क्वेश्चन है जी हमारे पास। एन ओपन ऑर्गन पाइप साउंड्स द फंडामेंटल नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज if the speed of sound in air is 300 meter per second, then the length of the pipe is nearly, आपने length of the pipe कैलकुलेट करनी है, वो कितनी होगी। देखें हमारे पास f किसके बराबर निकल आएगा, f इज इक्वल टू द v बाय 2l। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना ओपन पाइप की, हमें बात भी यही की गई थी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर द ओपन पाइप, तो लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, v बाय 2f के। अब देखिएगा v की वैल्यूज कितनी दी गई है, 300 मीटर पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज क्या है 150, तो ये 300 150 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी 300 हो गया, तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा 1। लेंथ लेना चाह रहे थे तो ये 1 मीटर निकल आएगी, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, 109 क्वेश्चन है। द टाइम पीरियड ऑफ अ वेरिएशन ऑफ किनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विल बी इफ इट्स ऑसिलेट विद टाइम पीरियड कैपिटल T। देखें अगर आप किसी भी ऐसे बॉडी का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं जो ऑसिलेट कर रहा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन को, तो ये इसके साथ साइनोसाइडल ग्राफ बन जाता है। इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक इसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। ये टाइम पीरियड किसका है, किसी भी ऑसिलेटिंग पार्टिकल का। अब देखिएगा किनेटिक एनर्जी का अगर ग्राफ बनाना चाहें तो आप सबको पता है किनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पर 0 हो जाएगी, फिर मीन पर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर एक्सट्रीम पर 0 हो जाएगी एंड देन मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये किनेटिक एनर्जी का ग्राफ बन गया, यहां से वेरिएशन स्टार्ट हो गई, इसका मतलब है किनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड तो यही निकलेगा ना। अब ऑब्वियसली ये तो क्लियर हो गया कि ये टाइम पीरियड आपस में बराबर नहीं निकल रहे, आप इसे टी डैश बोल रहे हैं। हमें यह भी वादे तौर पर नजर आ रहा है कि ये टी डैश और फिर ये टी डैश मिलकर इस टी के बराबर होंगे, तो डेट्स व्हाई टी डैश या किनेटिक एनर्जी का जो टाइम पीरियड होगा वो ओरिजिनल टाइम पीरियड का हाफ होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 110। स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स सैंडविचिंग अ नोड ऑफ अ स्टेशनरी वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज इज। अब देखिएगा हमारे पास लैम्डा किसके बराबर आएगा, v बाय एफ के। v की वैल्यू 330 मीटर पर सेकंड है, f की वैल्यूज क्या है 30 हर्ट्ज। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 3 33 होते हैं, तो आंसर 11 मीटर है, किसका, लैम्डा का। कहा क्या गया, दो नोड्स के दरमियान फासला बताना है। कौन सी दो नोड्स, जिन्होंने एक नोड को सैंडविच किया होगा, तो एक्चुअली यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस बताना है ना। और अगर ये डिस्टेंस बताना है तो ये किसके बराबर निकला है, नजर आ रहा है कि ये वेवलेंथ ही के बराबर निकलेगा, तो आंसर क्या निकल आया 11 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, दैट इज द डेल्टा। जी क्वेश्चन नंबर 111 है, येलो सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर emitted by a single source passes through two narrow slits 1 millimeter apart. The interference pattern is observed on a screen 200 centimeter away. How far apart are two adjacent bright fringes? आपने ये बताना है दो adjacent bright fringes के दरमियान फासला कितना होगा। आप इसे ही क्या बोलते हो, that is the fringe width। तो fringe width का फार्मूला क्या होता है, लैम्डा L by D। लैम्डा की वैल्यूज क्या थी 589 नैनोमीटर, नैनो की जगह 10 की पर -9 लगा दिए। द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट कितना है 200 सेंटीमीटर, डेट्स 200 और सेंटी की जगह मैंने 10 की पर -2 लिख दिया। और द स्लिट सेपरेशन कितनी दी गई है, डेट इज द 1 मिलीमीटर, तो 1 इंटू 10 की पर -3 लिख दिया। अब देखिएगा आप इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये दो जीरोस तो इस 10 की पर -2 से हो गए कैंसिल। 5.89 लिखा जा सकता है इसे,
और अगर मैं इसे 5.89 लिखूं तो ऑब्वियसली ये 10⁻⁻9 की जगह पर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7। ये 2 ऑलरेडी मौजूद था और ये 10⁻3 ऊपर जाकर 10⁻+3 हो गया। अब जरा मल्टीप्लाई कर दें, ये ऑलमोस्ट 6 ही है ना, नजर आ रहा है ये 6 है, तो 6 2s आर कितने होते हैं, 12, और ये 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻+3 कितने निकल आएंगे, 10⁻⁻4। इसका मतलब है आंसर क्या हो जाएगा, 1.2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, जिसे आप 1.2 मिलीमीटर भी कह सकते थे। तो इसके राउंड अबाउट हमारे पास आंसर निकलेगा। तो आंसर अगर आप चेक कर रहे हो तो हमारे पास ऑप्शन अल्फा है 1.17 मिलीमीटर, ऑप्शन बीटा है 1.85 मिलीमीटर, ऑप्शन चार्ली है 1.97 मिलीमीटर, ऑप्शन डेल्टा है 2.31 मिलीमीटर। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई जी, 1.17 मिलीमीटर, दैट इज द अल्फा। 112th क्वेश्चन है जी, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट स्लिट्स ऑन डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज। डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर दो एडजेसेंट स्लिट्स के दरमियान जो फासला है इसे ग्रेटिंग एलिमेंट बोला जाता है। ये बेसिक सी डेफिनेशन है ग्रेटिंग एलिमेंट की। तो डेट से आंसर कौन सा ठीक हो गया जी, चार्ली, ग्रेटिंग एलिमेंट। 113 क्वेश्चन है जी हमारे पास, यूजिंग द डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर द एंगल ऑफ डाइफ्रैक्शन विल बी मैक्सिमम व्हाइल ऑब्जर्विंग द थर्ड ब्राइट इमेज ऑफ ईच। डी साइन थीटा किसके बराबर आ गया, एन लैम्डा के। अब ये और ये तो कांस्टेंट हो गए ना, तो लैम्डा और साइन थीटा में कौन सा रिलेशन आ गया, डायरेक्ट। इसका मतलब है लैम्डा और थीटा में भी तो डायरेक्ट रिलेशन ही होगा ना। थीटा एंगल है ना किसके साथ, नॉर्मल के साथ। तो डेट से जितना एंगल बड़ा बनेगा उतना वो वहां पर क्या होता जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा से दूर हटता जाएगा। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वेवलेंथ के। दिस मींस दैट जिसकी वेवलेंथ लार्जेस्ट होगी वो उतना ही दूर होगा सेंटर से। अब हमारे पास ये कलर्स हैं विबगॉयर्स, इसके अकॉर्डिंगली अपनी कलर्स को पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा और हमें मैक्सिमम वेवलेंथ ढूंढनी है इसमें। इंडिगो, येलो, ऑरेंज या ब्लू, इन चारों ऑप्शन में सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी है, ऑरेंज की। तो इसका मतलब है हमारे पास इस वक्त करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ऑरेंज, एंड दैट इज द चार्ली। क्वेश्चन नंबर 114 है, Which line of the table give correct wavelength for infrared radiations and for X-rays? हमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि कौन सी जो टेबल की लाइन है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस और एक्सरेज की वेवलेंथ को रिप्रेजेंटेशन दे रही है। जनरली हमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है रेंज पर। तो डेट से आपको पता होना चाहिए इंफ्रारेड रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻⁻6 मीटर की रेंज में होगी, जबकि वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज जो है वो 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में होगी। अगर आप इसके अकॉर्डिंगली देखते हैं तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन ठीक बन रही है। क्वेश्चन नंबर 115 है, अल्ट्रावायलेट रेज डिफर फ्रॉम एक्सरेज इन दैट दे। ऑप्शन अल्फा है कैन नॉट बी डाइफ्रैक्टेड, ऑप्शन बीटा है कैन नॉट बी पोलराइज्ड, ऑप्शन चार्ली है डू नॉट अफेक्ट अ फोटोग्राफिक प्लेट। तो ये इनके दरमियान डिफरेंसेस नहीं है। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो डाइफ्रैक्ट तो हो सकती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव होती हैं तो डेट से पोलराइज्ड भी हो सकती हैं, और हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट कर सकती हैं। तो अब हमारे पास डिफरेंस क्या है, हैव अ लोअर फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा ही है जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो लेस होती है किससे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स रेज से। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, डेल्टा। ये था जी लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का। उम्मीद है आपको तमाम बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।